गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही सभी को? अनामिका, विशाली, शुभास्मिता। आज सेल बायोलॉजी का एक थ्योरेटिकल पोर्शन हम लोग करने वाले हैं, है ना। मैंने आपको बोला था कि टेक्निक के साथ अभी कुछ कुछ सेल बायोलॉजी के ऐसे थ्योरी के टॉपिक करेंगे जिनके लिए रिवीजन के लिए आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। सेल बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी आपके सिलेबस में 2 यूनिट में दिया गया है ना। 2 डिफरेंट यूनिट है, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, जिसमें सेल कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट आप कर चुके हो। जो पार्ट आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, ये सेल ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट का है, ठीक है। अब देखो, सेल बायोलॉजी में जितना कुछ अभी तक आपने पढ़ा है, चाहे वो सेल सिग्नलिंग का चैप्टर हो, कैंसर बायोलॉजी हो, या सेल साइकिल रेगुलेशन हो, या अपॉप्टोसिस हो, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मोर और लेस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, है ना। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस मिलते हैं, बढ़िया होते हैं, डुएबल होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फैक्ट बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चंस फैक्ट बेस्ड भी होते हैं, बट काफी क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्चुअल मिलते हैं, है ना। सेल सिग्नलिंग हमेशा आती है, सेल साइकिल रेगुलेशन से क्वेश्चंस आते हैं। जो दूसरी यूनिट है आपके सिलेबस में सेल बायोलॉजी की, उसमें कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जिनसे श्योर शॉर्ट है कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। जो आज टॉपिक मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ, ये एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के नाम से है ना। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अगर मैं पूरी सेल बायोलॉजी की बात करूँ तो सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है ये। और अभी 1 मार्च को जो आपका पेपर हुआ था दिसंबर 24 का, उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का। दिसंबर 23 का पेपर उठा के देखो, दिसंबर 24 का, वहां पे क्वेश्चंस थे। मतलब शायद ही कोई एग्जाम आपका हो जिसमें आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चंस ना मिले। इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब थ्योरेटिकल पोर्शन होता है तो आप थोड़ा सा बोर फील करते हो, है ना। तो मैंने इस चैप्टर में कोशिश की है उन सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करने की, बोल्ड में करने की, अंडरलाइन करने की, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं या बने हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, है ना। तो है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा इसमें, बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस चीज से एग्री कर रही हूँ। लेकिन आपको करना जरूर है चैप्टर से, क्योंकि आपको 4 या 8 या 6 नंबर ये चैप्टर देके जाने वाला है। बात सबको आई समझ में? ठीक है। जब आप टिश्यू या सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वहां पर ईसीएम का नाम आता है। देखो, हर चैप्टर को, हर यूनिट को पढ़ने का तरीका अलग है। बायोकेमिस्ट्री अलग तरीके से पढ़ रहे थे आप, टेक्निक अभी अलग तरीके से पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी का कुछ पार्ट आपने अलग अप्रोच से पढ़ा और कुछ पार्ट आपको अलग अप्रोच से पढ़ना है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी आप पढ़ते थे तो कुछ पोर्शन में मैं बोलती थी ना कि इसको आपको याद कर लेना है, ये फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो सेल बायोलॉजी का ये पार्ट एक्चुअल में कुछ ऐसा ही है। कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल हैं, मोर और लेस चीजें ऐसे हैं जो आपको लर्न करनी होंगी। जितनी बार आप रिवीजन करोगे, जितने फ्लो चार्ट, जितने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जितने पीवाईक्यूज आप असेंबल करके रखोगे कि इस एरिया से इतने बार पीवाईक्यूज आए, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। बाकी मैंने पीपीटी में कोशिश की है कि मैं हर पॉइंट को हाईलाइट या मार्किंग करूं जिनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्लास से इससे हेल्प मिलेगी। चलिए बच्चों, शुरू किया जाए। चलो, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, लेकिन क्वेश्चंस खूब सारे हैं। देखो, एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स का जब नाम आता है तो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स तुरंत आपके दिमाग में आता है कि सेल के बाहर का पोर्शन। सेल के अंदर तो साइटोसोलिक रीजन है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर का पोर्शन। सेल के बाहर के जो पोर्शन में जो लिक्विड है, जो मैट्रिक्स है, उसको आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं ना। है इंटरेस्टिंग, इतना बोरिंग नहीं, लेकिन फैक्ट्स बहुत सारे हैं, तो एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा, है ना। क्लास के बाद करोगे तो अच्छा होगा। जब क्लास के बाद आप रीडिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चैप्टर में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें रेलिवेंट है। इसीलिए टॉपिक पहले करा दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन के लिए टाइम और मिल जाए। देखो, जब इस तरीके से आप सेल्स बनाते हैं तो सेल्स का इंडिविजुअल तो कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। जब तक सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करे, आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है सर के साथ में, है ना। सेल सिग्नलिंग मैक्सिमम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो सेल का आपस में कम्युनिकेशन जरूरी है, चाहे वो मटेरियल के एक्सचेंज के थ्रू हो, चाहे वो किसी सिग्नल के एक्सचेंज के थ्रू हो, है ना। और सेल सेल आपस में कैसे जुड़ी हैं? इस मैट्रिक्स के थ्रू जुड़ी हुई हैं।
तो जब आप टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो टिश्यू में सेल के अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी आता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल आपस में कैसे जुड़ी होंगी, इस लिक्विड के थ्रू ही ना, या एक टिश्यू फॉर्मेशन में सेल के साथ साथ ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी हेल्प करेगा। बात आई समझ में सभी को? तो ये तो कहानी हो गई, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल के बाहर का जो लिक्विड पोर्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है, और इसी के बारे में पूरी डिटेल है इस चैप्टर में। अब देखो, इस चैप्टर में अगर हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन समझें, तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, ये फर्स्ट पार्ट होगा। मतलब जब आपने ये कॉम्प्लेक्स बनाया, इस तरीके की सेल्स बनाई, तो इसके बीच में जो लिक्विड आपने बनाया वो उसमें मेजर कंपोनेंट क्या क्या है। तो पहले हम कॉम्पोजिशन की बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, ये चैप्टर का फर्स्ट हाफ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे आएंगे, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक सेल बाहर के मैट्रिक्स से, एक सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से किस तरीके से कम्युनिकेशन मेंटेन करती है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जो कनेक्शन है सेल से, वो किससे होने वाला है, वो किससे होने वाला है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिसेप्टर पढ़ेंगे हम लोग, सेल सरफेस रिसेप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रिन के नाम से, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हम लोग प्रोटियोग्लाइकन पढ़ेंगे, कोलेजन पढ़ेंगे डिटेल में, फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ेंगे, इसके अलावा इलास्टिन वगैरह भी इसमें इन्वॉल्व होता है, लैमिनिन वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन मेजर कंपोनेंट इसका पीजी, कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ईसीएम को सेल को, मतलब ईसीएम और सेल को जोड़ने में दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ गया, कौन आ गया, इंटीग्रिन आ गया। इतना पार्ट आया समझ में सभी को। तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक सेल दूसरे सेल से जब कम्युनिकेट करेगी तो इसमें कौन से सेल अडेशन मॉलिक्यूल काम करेंगे। देखो, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना किसका काम है, सीएएम का काम है। सीएएम का मतलब है सेल एडेशन मॉलिक्यूल, सेल एडेशन मॉलिक्यूल, जो एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये आपका ये चैप्टर का तीसरा हाफ हो जाएगा। इसमें आप पढ़ोगे कई तरीके के प्रोटीन्स, सेलेक्टिन पढ़ेंगे आप, कैडहेरिन पढ़ेंगे। अभी कैडहेरिन पे दिसंबर 24 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, सब कुछ आपकी बुक से था। कुछ एक्स्ट्रा लाइनें थी जो मैंने आपको आज एक कंटेंट भेजा, उसमें काफी कुछ है ऑलरेडी आपकी बुक में। ईसीएम में मेजर चीजें आपकी किताब में ऑलरेडी दी गई हैं, बट कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा थे जो मुझे मिले कुछ किताबों में, वो मैंने ऐड कर दिया। कुछ डायग्राम भी थे तो वो आपको मैंने भेज दिया, उसको अपनी बुक में ऐड कर लीजिएगा। बाकी मेजर पोर्शन ऑलरेडी आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। तो सेलेक्टिन हो गया, कैडहेरिन हो गया। तीसरा ग्रुप इसमें आपको मिलेगा आईजीएसएफ, इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली। चौथा मेंबर आपको मिलेगा इंटीग्रिन। तो इंटीग्रिन आपको दो जगह दिख गया, एक ईसीएम को सेल से जोड़ने में और दूसरा सेल को सेल से जोड़ने में। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया, चैप्टर की समरी समझ में आई। सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन पढ़ना है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सेल से जोड़ने वाले कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, फिर हमें सेल एडेशन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना, जिसमें हमें 4 ग्रुप्स मिलेंगे। तो पहले हम प्रोटियोग्लाइकन समझेंगे, कोलेजन समझेंगे, फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन समझेंगे, फिर इंटीग्रिन की डिटेल जानेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एडेशन मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। एंड इन बिटवीन एक आपको स्पेशल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया गया है बेसल लैमिना के फॉर्म में, इसको भी बताएंगे, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। चौथा पार्ट जो चैप्टर होगा वहां पर आप सेल सेल जंक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट तरीके के जंक्शन कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें एक डायग्राम आपकी बुक में दिया गया है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। खूब ढेर सारे क्वेश्चंस आपके उसी डायग्राम से सॉल्व होंगे। आप इसी चैप्टर में जाइएगा सेल बायोलॉजी में, आई होप सबको मिल रहा होगा। एक डायग्राम आपको दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट तरीके के जंक्शन दिखाए गए हैं। टाइट जंक्शन होगा, गैप जंक्शन दिखाया गया है, एडेरेन जंक्शन दिखाया गया है ना, डेस्मोसोम दिखाया गया है, हेमी डेस्मोसोम दिखाया गया। मिल गया सभी को डायग्राम? 206 पेज नंबर पे, देखो विशाली ने बताया 206 पेज नंबर पे, है ना। हाँ, तो यहाँ पर आपको कई तरीके के, मतलब चैप्टर का जो फोर्थ पार्ट है उसमें हम लोग सेल को सेल से कनेक्ट करने वाले, या सेल से सेल में मॉलिक्यूल को कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, उनसे रिलेटेड जो मॉलिक्यूल्स है सेल में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कई सारे नाम देखने को मिलेंगे, लाइक विल डिस्कस अबाउट गैप जंक्शन, जो एनिमल सेल में दो सेल्स के बीच क्या करते हैं,
स्मॉलर मॉलिक्यूल के मूवमेंट में हेल्प करते हैं गैप जंक्शंस। जैसे प्लांट पे प्लाज्मोडेस्माटा होता है, वैसे एनिमल्स पे गैप जंक्शंस होते हैं। दूसरा आप टाइट जंक्शन पढ़ोगे, इसी में इन सब पे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ढेर सारे क्वेश्चंस इन सब पे मिलेंगे। टाइट जंक्शन जो मॉलिक्यूल के मूवमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, बिल्कुल गैप को कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा आप एडेरेंट जंक्शन पढ़ोगे, एडेरेंट जंक्शन पढ़ोगे, और इसके अलावा आप डेस्मोसोम पढ़ोगे। ये दोनों भी सेल सेल जंक्शंस होते हैं, एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा दो आप और पढ़ोगे, एक हेमीडेस्मोसोम पढ़ोगे। जितनी भी चीजें मैंने स्क्रीन पे लिखी है सब इंपॉर्टेंट है। हेमीडेस्मोसोम आपको मिलेगा, और इसके अलावा आपको एक्टिन लिंक्ड सेल टू मैट्रिक्स जंक्शन मिलेगा, है ना। तो ये हेमीडेस्मोसोम और एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक्स जंक्शन जो होगा, ये सेल को मैट्रिक्स से जोड़ेगा। देखो गैप जंक्शन का क्या समझा आपने, एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्ट में। टाइट जंक्शन क्या करेगा, पूरी तरीके से कनेक्शन को सील कर देगा। टाइट जंक्शन का मतलब ये है कि इसके थ्रू मॉलिक्यूल पास नहीं होंगे। एडेरेंट जंक्शन और डेस्मोसोम सेल सेल जंक्शन होंगे, सेल को सेल से जोड़ने में हेल्प करेंगे। और हेमीडेस्मोसोम और एक्टिन लिंक सेल मैट्रिक्स जंक्शन जो होगा, ये सेल को बाहर के मैट्रिक्स से जोड़ने में मदद करेगा। तो ये सेल मैट्रिक्स जंक्शन होगा, ठीक है। इतना कुछ है आपके चैप्टर में। अब इन सब में ये तो आपको आउटर बाउंड्री दिख रही है चैप्टर की। इसके अंदर कई सारे और नाम, इनके टाइप, जैसे आपने कैटरिन पढ़ा तो कैटरिन के टाइप्स पढ़ोगे, सेलेक्टिन पढ़ा तो सेलेक्टिन के टाइप पढ़ोगे, इंटीग्रिन पढ़ा तो इंटीग्रिन की सब यूनिट्स पढ़ेंगे, फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा तो उसकी सब यूनिट की डिटेल पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल चैप्टर की समरी क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। श्रुति, रूपांजलि, ठीक है। जिस चैप्टर पे जैसे क्वेश्चंस वैसे प्रिपरेशन करेंगे हम लोग, है ना, उस तरीके से प्लानिंग करेंगे। चलो बढ़िया है, क्लियर है। तो अब देखो, ये आपको एक स्ट्रक्चर जो अभी एक डायग्राम स्क्रीन पर दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है ना। इस डायग्राम में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है। आज 19 जून है, आज आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, और आप एक हफ्ते का टारगेट रखिएगा। एक हफ्ते का टारगेट रखिएगा आपका। 25-26 जून आते आते इस चैप्टर को बहुत ढंग से रिवाइज कर, मतलब टाइम लीजिएगा, लेकिन हर एक पार्ट को रिवाइज करिएगा। 4 से 5 दिन लीजिएगा इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इसके साथ आप टेक्निक भी पढ़ रहे हो, है ना, उसको भी करते रहना, और इस पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करते रहना। हम आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे आपको इस चैप्टर को लेके जाना है, ठीक है। फिलहाल 24-25 का आप टारगेट रखना कि तब तक आप इसको फुल्ली तैयार कर लो। देखो क्या दिया गया, एक आपको सेल दिखाएगी और सेल की मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये सेल की मेम्ब्रेन दिख रही है, और सेल के बाहर का जो पोर्शन है, ऑब्वियसली ये क्या है, ये ईसीएम है। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। अब देखो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है आपको, प्रोटियोग्लाइकन दिख रहा है। सभी को दिख रहा है ना, प्रोटियोग्लाइकन दिख रहा है। प्रोटियोग्लाइकन आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर कुछ दिख रहा है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बना है, वो भी डिस्कस करेंगे। सेकंड कंपोनेंट आपको ये दिख रहा है, फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन भी एक प्रोटीन है, फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकेटेड प्रोटीन है। और एक आपको कोलेजन दिख रहा है। कोलेजन आपने पढ़ा था मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री में भी, कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ईसीएम का मेजर कंपोनेंट है। तो फिलहाल आपको कुछ 3 लोग दिखे, कौन कौन मेजर दिख रहा है आपको, प्रोटियोग्लाइकन दिख रहा है, फाइब्रोनेक्टिन दिख रहा है, और कोलेजन दिख रहा है। इनके अलावा लैमिनिन भी दिख रहा है आपको, और लैमिनिन के अलावा इलास्टिन भी होता है, इलास्टिन प्रोटीन भी होता है जो स्किन की इलास्टिसिटी के लिए होता है। बट मेजर 3 कंपोनेंट हो गए, प्रोटियोग्लाइकन, फाइब्रोनेक्टिन और कोलेजन हो गया, ठीक है, जो ईसीएम को बना रहा था, राइट, जो ईसीएम को बना रहा था। और ये अगर आप आपस में देखो तो ये सब आपस में भी जुड़े हुए हैं, ये मैट्रिक्स में आपस में भी जुड़े हुए हैं ना, ये सारे कंपोनेंट अगर आप देखो तो इनकी कनेक्टिविटी है सभी की एक दूसरे से कहीं ना कहीं, है ना। तो ये ईसीएम का कॉम्पोजिशन हो गया। अब जरा सा मेम्ब्रेन को देखो, मेम्ब्रेन को देखो, और मेम्ब्रेन में आपको एक एम्बेडेड रिसेप्टर दिख रहा है, लाइक ये वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज इंटीग्रिन। इंटीग्रिन का रोल क्या था, अभी आप पढ़ रहे थे, इंटीग्रिन का रोल अभी आपने क्या पढ़ा था, ईसीएम को सेल से जोड़ने में कौन इन्वॉल्व होगा, इंटीग्रिन इन्वॉल्व होगा, है ना। पहले आपने ईसीएम का कॉम्पोजिशन पढ़ा, फिर सेल को मैट्रिक्स से कैसे हम जोड़ेंगे उसकी स्टोरी दिखाई गई। यस, सेल को मैट्रिक्स से जोड़ने के लिए इंटीग्रिन कंपोनेंट होगा, यस, है ना। तो ये 3 चीजें क्लियर हो गई। ईसीएम के कॉम्पोजिशन आपने देखा, और ये कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है, ये आपने देखा। फिर आपने देखा सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ने के लिए जो पर्टिकुलर प्रोटीन होगा वो, हाँ, सेल टू मैट्रिक्स एंड सेल टू सेल जंक्शन भी की तरीके से भी काम करेगा, करेक्ट वैशाली। ये सेल मैट्रिक्स को भी जोड़ेगा और कुछ
इंटीग्रिन्स ऐसे होते हैं जो सेल टू सेल कनेक्शन भी मीडिएट करते हैं, है ना। एक कॉन्सेप्ट और इस डायग्राम में देखो कि जो इंटीग्रिन है वो समहाउ सबसे जुड़ा हुआ है। ये देख पा रहे हैं आप, देखो इंटीग्रिन कोलेजन से जुड़ा है, इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन से जुड़ा है और इंटीग्रिन आपके प्रोटियोग्लाइकन से भी जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं इंटीग्रिन एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स को बाहर की तरफ मेंटेन करने में हेल्प करेगा। बाहर से ईसीएम से कोई मैसेज होगा तो उसको इंटीग्रिन आगे पास ऑन करेगा। ठीक, अब चलते हैं और एक एक करके प्रोटियोग्लाइकन, फाइब्रोनेक्टिन, क्लोजोलेजन इन सबको पढ़ेंगे, फिर आएंगे इंटीग्रिन पे। ठीक है, तो ये डायग्राम में आपने कुछ कुछ सीखा। अब बात करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स है इसका रोल क्या है, और ये जो प्रोटीन्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, कैसे बन रहे हैं, क्या सोर्सेस है, कौन से सेल से बन रहे हैं, है ना। सेल सरफेस रिसेप्टर है इंटीग्रिन, करेक्ट अर्पिता, वी कैन से सेल सरफेस रिसेप्टर है। So cells are embedded in integrate extracellular matrix which not only bind the cells together but also influence cell survival, development, shape, polarity and the migratory behavior। कि सेल सेल कनेक्शन के लिए तो ईसीएम है ही, बट सेल के सर्वाइवल के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके शेप के लिए, इसके माइग्रेशन के लिए, इसके पोलैरिटी के लिए, इसके किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से अटैचमेंट के लिए भी ये ईसीएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम पूरे पूरे ईसीएम के मेजर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन अलोंग विथ पॉलीसेकेराइड, अलोंग विथ पॉलीसेकेराइड। कैसे आपने कहा, जब हम प्रोटीन कॉम्पोजिशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या बात की थी, प्रोटियोग्लाइकन की बात करी थी, प्रोटियोग्लाइकन की बात करी थी जो कि एक कैसा मॉलिक्यूल है, प्रोटीन प्लस बताइए पॉलीसेकेराइड। प्रोटियोग्लाइकन का मतलब क्या है, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन प्लस ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। दूसरा कंपोनेंट आपने क्या पढ़ा था, कोलेजन पढ़ा था, जरा समझो क्यों ये लिखा गया। तीसरा पार्ट आपने पढ़ा था फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहां पर क्या लाइन दी गई कि इट इज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ प्रोटीन एज वेल एज पॉलीसेकेराइड चेन्स, है ना। तो ईसीएम मोर और लेस किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से और पॉलीसेकेराइड चेन से। कई बार प्रोटीन इंडिविजुअल है और कई बार प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड का मिक्सचर आपको मिल रहा है। लाइक अगर आप कोलेजन की बात करें तो कोलेजन में कोई जो है पॉलीसेकेराइड की चेन नहीं है, बट अगर हम फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें या फिर हम प्रोटियोग्लाइकन मॉलिक्यूल की बात करें तो दोनों प्रोटीन और शुगर के कॉम्पोजिशन है। क्लियर ना। सो ये ईसीएम प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मेनली मिलकर बना है, दैट इज प्रेजेंट बियॉन्ड द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये दो पार्ट क्लियर है। इसके बाद इसके सोर्सेज आपको बताया गया जिन पे 2 नंबर में क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये कहां से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, फिर आपको बताया गया कि अगर आप ईसीएम के कॉम्पोजिशन को देखो, इवन दो एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स में टेक डाइवर्स फॉर्म इन डिफरेंट टिश्यू इन एन ऑर्गेनिज्म, इट टेंड्स टू बी कंपोज्ड ऑफ सिमिलर मैक्रोमोलिक्यूल। स्लाइट डिफरेंस आपको भले मिले बट मेजर चीजें हर एक सेल के आउटर सरफेस की आपको मोर और लेस सिमिलर मिलने वाली है। 3 मेजर मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे इंक्लूडिंग प्रोटियोग्लाइकन, कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन एंड फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन। सो प्रोटियोग्लाइकन इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस गैप ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन, मतलब शुगर और प्रोटीन मिलकर प्रोटियोग्लाइकन बनाने वाला है। एंड कोलेजन इज ए फाइब्रस प्रोटीन। तो कोलेजन में आपको कोई पॉलीसेकेराइड की चेन नहीं मिलेगी, फाइब्रस प्रोटीन है। किस तरीके के अमाइनो एसिड्स होंगे इसमें, फाइब्रस प्रोटीन है। फरहत, विशाली, श्रुति बताओ, हाइड्रोफोबिक होंगे ना। फाइब्रस प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे, तभी फाइब्रस प्रोटीन वाटर इनसॉल्युबल होती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। दूसरी स्टोरी आपको बताई गई फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन की। फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन इज नॉन कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन। पहले आपको बता दिया गया कि नॉन कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन है विच कैरी कन्वेंशनल एस्पेराजीन लिंक्ड ओलिगोसैकेराइड। तो भाई अगर किसी प्रोटीन पे कोई ओलिगोसैकेराइड जुड़ेगा, कोई ओलिगोसैकेराइड कोई पॉलीसैकेराइड की टेल जुड़ेगी, तो आपको पता है इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ग्लाइकोसाइलेशन। इसको भी पढ़ेंगे हम लोग सेल बायोलॉजी के एक चैप्टर में। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन अटैचमेंट ऑफ पॉलीसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड चेन टू पर्टिकुलर प्रोटीन कोर। अब ये अटैचमेंट आपको पता है या तो एल लिंक्ड होता है या तो ओ लिंक्ड होता है, या तो एस्पेराजीन पे होता है, यस, एल लिंक ग्लाइकोसाइलेशन एंड ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एल लिंक ग्लाइकोसाइलेशन
एस्पेराजीन पे होता है जिसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओल्ड इन ग्लाइकोसाइलेशन आपका कहाँ पे होता है, सीरीन या थ्रियोनिन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे होता है, करेक्ट शिप्रा। सो नॉन कोलेजन ग्लाइकोप्रोटीन विच कैरी कन्वेंशनल एस्पेराजीन लिंक्ड ऑलिगोसैकेराइड, तो जो फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन है इसमें जो ग्लाइको मॉलिक्यूल का अटैचमेंट है प्रोटीन से वो एस्पेराजिन लिंक मैनर में होगा, ठीक है। तो ये एक यूनिक करेक्टर हो गया फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन का। अब आएंगे कि प्रोटियोग्लाइकन है क्या, कैसे बना, पॉलीसेकेराइड किस तरीके का है, प्रोटीन किस तरीके से है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड कैसे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, कितने तरीके के प्रोटियोग्लाइकन्स हो सकते हैं, इनका रोल क्या हो सकता है, प्रोटियोग्लाइकन के जो मोनोमर्स है उनमें क्या टाइपोलॉजी हो सकती है, ठीक है। और ये सारी डिटेल्स आई है आपके एग्जाम में। सो प्रोटियोग्लाइकन्स पे क्या दिया गया, प्रोटियोग्लाइकन्स आर ह्यूज प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस दैट ऑक्युपाई मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, कि अगर आप ईसीएम के कॉम्पोजिशन की बात करें तो मेजर पोर्शन इज ऑक्युपाइड बाय प्रोटियोग्लाइकन। अभी इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है ना। तो प्रोटियोग्लाइकन आर ह्यूज प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्सेस, कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जहां पर आपको छोटे प्रोटियोग्लाइकन ही मिलेंगे, अदरवाइज मोर और लेस प्रोटियोग्लाइकन बल्कियर मॉलिक्यूल होंगे एंड दैट ऑक्युपाई मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। ए प्रोटियोग्लाइकन कंसिस्ट ऑफ कोर प्रोटीन मॉलिक्यूल to which chains of glycosaminoglycans are covalently attached। जनरली क्या आपको मिलेगा कि जो प्रोटियोग्लाइकन है उसमें कोर प्रोटीन मिलेगा, और कोर प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है मतलब प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन की चेन से कोवेलेंटली अटैच्ड होगा। अटैचमेंट साइट में आपको सीरीन रेसिड्यू दिखाया गया, अटैचमेंट साइट में आपको सीरीन रेसिड्यू दिखाया गया, ये प्रोटियोग्लाइकन कोर प्रोटीन हो गई, और इससे जुड़ा है एक टेट्रासैकेराइड विच इज मेड अप ऑफ जाइलोज, गैलेक्टोज रिपीटेड होगा और ग्लूकोयूरोनिक एसिड है, जिसके बाद आपको गैग चेन दिखाई गई है जो रिपीटेड डाइसैकेराइड है। इस डाइसैकेराइड में कौन से शुगर होंगे ये भी समझते हैं, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया। प्रोटियोग्लाइकन में कोर प्रोटीन के साथ साथ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स अटैच्ड है कोवेलेंट इंटरैक्शन से, ठीक है। आगे बढ़िए, ये सब मैंने बोल्ड वोल्ड में जो किया है ना, जो कलर से किया है चीजें, सब आपको याद करना है, ये इंडिकेशन है कि यहाँ सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। व्हाट आर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, गैग मॉलिक्यूल्स क्या है, अभी आपने पढ़ा कि भाई पीजी का दो कंपोनेंट है, एक प्रोटीन कोर और दूसरा गैग ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। तो व्हाट आर ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, दीज आर अनब्रांच्ड पॉलीसैकेराइड चेन, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स ब्रांच पॉलीसैकेराइड चेन नहीं है, दे आर अनब्रांच पॉलीसैकेराइड चेन कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग डाइसैकेराइड यूनिट। तो दो सैकेराइड आपको मतलब डाइसैकेराइड का रिपीटिशन है, मतलब दो शुगर रेसिड्यूज आपको मिलेंगे, जिसमें से वन ऑफ द टू शुगर रेसिड्यू इज ऑलवेज अमाइनो शुगर। दो शुगर आपको दिख रहे थे ना इस स्ट्रक्चर में, देखो यहां पर भी दिखाया गया है, ये शुगर और ये शुगर रिपीटेड है ना। तो इन दो शुगर में जो आपको डाइसैकेराइड का रिपीटिशन एन दिखाया गया है ना, मतलब ये गैग मॉलिक्यूल में जो दोनों डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल है ये रिपीट होंगे भाई, इसी ये डाइसैकेराइड रिपीट होगा तो प्रोटियोग्लाइकन बड़ा होता जाएगा, हैवियर होता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, और इस गैग में ये शुगर कौन सा होगा, ये शुगर कौन सा होगा, ये आपको बताया गया। तो जनरली इन डाइसैकेराइड में एक शुगर अमाइनो शुगर होगी, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन एसिटिल गैलेक्टोसामीन, विच इन मोस्ट केसेस इज सल्फेटेड। जनरली केसेस में सल्फेटेड होती है, मतलब इस पे सल्फेशन हुआ होता है, सल्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। द सेकंड शुगर इज यूजुअली यूरोनिक एसिड और ग्लूकोयूरोनिक एसिड, बट कुछ एक्सेप्शंस भी आपको मिलते हैं, लाइक केराटिन वगैरह में आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलता है, बट मेजोरिटी केसेस में डाइसैकेराइड में एक शुगर एन एसिटिल ग्लूकोसामीन या गैलेक्टोसामीन होती है, और दूसरी शुगर जनरली ग्लूकोयूरोनिक या आइडोयूरोनिक एसिड की होती है। ये पार्ट समझ में आया सभी को, है ना। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया गया कि जो गैग मॉलिक्यूल है, जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स हैं, इनके भी आपको वैरायटी दी गई, इस पर भी 2-3 बार सवाल पूछा गया है। हाइलोरिनोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हिपैरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, ठीक है। 4 वैरायटी दी गई, किसकी दी गई, गैग की दी गई। दीज आर नॉट प्रोटियोग्लाइकन्स। प्रोटियोग्लाइकन तब बनेगा जब प्रोटीन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन जुड़ चुके होंगे, है ना। यहां पर क्या स्टोरी आपको बताई गई कि बिकॉज देयर आर सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप्स ऑन मोस्ट ऑफ देयर शुगर, गैग्स आर हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड।
मेजॉरिटी गैग मॉलिक्यूल में आपको सल्फेशन मिलेगा या कार्बोक्सिल ग्रुप का अटैचमेंट होगा, तो इसके कारण क्या, इन पे नेगेटिव चार्ज होगा। अब आपको ये गैग की वैरायटी दी गई, रिपीटिंग डाइसैकेराइड ऑफ ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स। ये आपको हाइलोरिनॉन दिया गया, हाइलोरिनॉनिक एसिड का नाम आपने सुना ही होगा मोस्ट प्रोबब्ली, कॉन्ड्राइटिन, हेपेरिन, केराटिन, ये 4 गैग मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं। इस बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट किया गया। लुक एट दिस एज वेल, इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ गैग्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द देयर शुगर्स, टाइप ऑफ शुगर। डाइसैकेराइड है तो कौन से तरीके का शुगर है, पहली चीज ये शुगर आपस में किस तरीके से लिंक्ड है, मतलब टाइप ऑफ लिंकेज। तीसरी चीज साइट ऑफ सल्फेशन, किस शुगर पे कहां पर कितना सल्फेशन है, ये सारे पैरामीटर्स के थ्रू गैग मॉलिक्यूल का क्लासिफिकेशन किया गया। ये बात आई होप क्लियर है सभी को। ठीक है, so 4 main groups of GAGs are distinguished by their sugars, the type of linkages between the sugar and the number and location of sulfate group, जिसमें हाइलोरिनॉन दिया गया, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हेपेरिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट। अब इन चारों स्ट्रक्चर में एक स्ट्रक्चर आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये डिफरेंट है इसीलिए बार बार सीएसआर पूछता भी है। हाइलोरिनॉन या हाइलोरिनॉनिक एसिड जो आप पढ़ते हैं, इसमें आपको कहीं पर सल्फेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एचए में आपको सल्फेशन दिख रहा है, हाइलोरोनिक एसिड में नहीं दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाइलोरोनिक एसिड नाम का जो गैग है, इसके साथ प्रोटीन भी एसोसिएटेड नहीं होती है, तो इसको हम प्रोटियोग्लाइकन कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी अगर आप देखिए तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड है, एन एसिटिल ग्लूकोसामीन है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ एन एसिटिल सल्फो डी ग्लूकोसामीन है, यहाँ पर गैलेक्टोज के साथ एन एसिटिल डी ग्लूकोसामीन है। तो जनरली एक शुगर तो आपको ग्लूकोसामीन मिलेगी और उस पे आपको सल्फेशन भी जरूर मिलेगा। सल्फेशन की पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, लिंकेजेस डिफरेंट हो सकते हैं, बीटा 1,4 है, बीटा 1,3 है, लेकिन सल्फेशन सभी में है और आपको अमाइनो शुगर भी सभी में मिल रही है। और ये सारे के सारे गैग मॉलिक्यूल्स किसी ना किसी प्रोटीन से जुड़े भी होंगे। डिफरेंस समझ में आया सभी को। ये नाम आपको याद करने हैं, टाइप ऑफ गैग पे सवाल पूछा है सीएसआईआर ने, है ना, हेपेरिन, केराटिन, डर्मेटिन, ये सब पूछा गया आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा इस स्ट्रक्चर को फोकस करो और समझो कि अंतर क्या है और एक्चुअल में किस तरीके से प्रोटियोग्लाइकन का अरेंजमेंट होता है। देखो ये ब्लैक जो आपको लाइन दिख रही है, किसको रिप्रेजेंट करी, कोर प्रोटीन को। और कोर प्रोटीन पर आपके ये अनब्रांच्ड, ये ब्रांच नहीं है, ये ब्रांचिंग मत समझिएगा, ये प्रोटीन के साथ गैग मॉलिक्यूल जुड़े हैं, तो गैग अभी भी ऐसे ही है। गैग कैसे, लीनियर मॉलिक्यूल से। अब इसमें क्या दिखाया गया आपको, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट देखो, केराटिन सल्फेट देखो, हाइलोरोनिक एसिड देखो, इसमें आपको सल्फेशन दिख रहा है कहीं पे, इस स्ट्रक्चर में आपको सल्फेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहां पर सल्फेशन दिख रहा है, यहां पर आपको सल्फेशन दिख रहा है। ये डिफरेंस समझ में आया। बाकी प्रोटीन के साथ अलग अलग नंबर ऑफ जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स की जो चेन है, वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स की जो चेन है वो छोटी बड़ी दोनों हो सकती है। अब बात करेंगे हाइलुरोनिक एसिड की। हाइलुरिनॉन इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कई सारे एक्सेप्शंस लेके आता है और इसीलिए फेवरेट है सीएसआईआर का। पहली स्टोरी देखो, हाइलुरिनॉन इज आल्सो नोन एज हाइलुरोनिक एसिड और हाइलुरिनोनेट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैग, सबसे सिंपल ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। इट इज अनयूजुअल गैग बिकॉज इसमें आपको सल्फेशन नहीं मिलता है शुगर में। जनरली अमाइनो शुगर में सल्फेशन मिलता है, यहाँ पर आपको सल्फेशन नहीं मिलता है। Moreover, whereas other gags are synthesized inside the cell and released by exocytosis, एक डिफरेंस और आपको बताया गया कि जनरली गैग मॉलिक्यूल सेल के अंदर सिंथेसाइज्ड होंगे और एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से सेल के बाहर इनको एग्जिट किया जाएगा। एक्सोसाइटोसिस पढ़ोगे आप मेरे साथ प्रोटीन ट्रैफिकिंग के चैप्टर में, है ना। सेल इस तरीके से मेम्ब्रेन बल्ज आउट करती है और ये वेसिकल्स बाहर मटेरियल लेके जाएंगे। एक एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस भी होती है जब मेम्ब्रेन अंदर की तरफ बल्ज करती है, और अगर एक्सोसाइटोसिस होना होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ बल्ज आउट करेगी, राइट। So whereas other gags are synthesized inside the cell and released by exocytosis process, if we talk about hyaluronan is drawn directly from the cell surface by an enzyme complex embedded in the plasma membrane. Hyaluronan acid
डायरेक्टली स्विच किया जाएगा फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल टू आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। तो एक डिफरेंस और हो गया, सल्फेशन का ना होना एक डिफरेंस हो गया, है ना। और दूसरा डिफरेंस आपकी इसकी प्रोसेसिंग में बताया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये भी पूछा है सीएसआर ने कि एक्सेप्ट फॉर हाइलोरिनॉन ऑल गैग्स आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन। जितने भी केराटिन, डर्मेटिन और आपने heparin etc पढ़े, all of them are connected with certain protein molecule and that is why they can form proteoglycan, but hyaluronic acid ये नहीं कर सकता है। So except for hyaluronan all GAGs are covalently attached to protein as proteoglycan which are produced by most animal cells, और इसीलिए hyaluronan को हम प्रोटियोग्लाइकन कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये एक स्पेशल तरीके का गैग मॉलिक्यूल है। ये गैग मॉलिक्यूल का कैरेक्टर आपको बाकी गैग मॉलिक्यूल से डिफरेंट मिलेगा। इतनी बात क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। श्रुति, अनामिका, सभी को क्लियर है? यासिर, आशुतोष, अंबिका, ठीक है। अब बात करेंगे, अभी देखो हमने गैग समझ लिया और हम लोगों ने गैग के टाइप्स पढ़ लिए। अब देखते हैं कि जो गैग मॉलिक्यूल है ये प्रोटीन से जुड़ा कैसे है। जो टेट्रासैकराइड लिंकेज है उसकी बात करेंगे, और जो गैग मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होता है, शुगर रेसिड्यूज का अटैचमेंट होता है, वो कैसे हो रहा है उसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे। So the polysaccharide chain of GAG is mainly assembled on the core protein of proteoglycan in the Golgi apparatus and a special linkage tetrasaccharide जिसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है। जाइलोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोयूरोनिक एसिड ये गैग नहीं है, ये गैग नहीं है, ये टेट्रासैकराइड लिंकेज है। मतलब ये प्रोटीन और गैग के बीच का लिंक है, राइट। So a special linkage tetrasaccharide is attached to serine side chain on the core protein to serve as primer for polysaccharide growth, कि आपकी पॉलीसेकेराइड चेन पे ये गैग मॉइटी जुड़ेगी और फिर ये टेट्रासैकराइड मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर उसके बाद गैग चेन इस पे अटैच होगी। तो ये जो टेट्रासैकराइड लिंकेज है ये क्या करेगा, एज ए प्राइमर काम करेगा। प्रोटीन से जब टेट्रासैकराइड मॉलिक्यूल जुड़ेगा तब आप गैग मॉलिक्यूल आके इस पे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब इस प्रोसेसिंग में एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है। वन शुगर एट ए टाइम इज एडेड बाय ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। एंजाइम अभी बहुत पूछे जाते हैं सीएसआईआर में। मैंने बार बार आपको ये चीज बोली है कि जिस भी चैप्टर में जो एंजाइम मिले उसको नोट करते चलिए, उसकी अलग से एक टेबल प्रिपेयर करते चलिए चैप्टर वाइज। तो ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज ऐसा एंजाइम है जो शुगर रेसिड्यूज को 1 by 1 करके ऐड करता जाएगा। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन्स, गैग चेन्स को पढ़ लिया और गैग के टाइप्स पढ़ लिए और गैग का अटैचमेंट पढ़ लिया विथ प्रोटीन टेट्रासैकराइड लिंकेज से। अब थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि प्रोटियोग्लाइकन का रोल क्या है। जैसे पहले स्लाइड में एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि जो प्रोटियोग्लाइकन है ये मेजर वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है ईसीएम का, और कुछ जो ये चेन प्रोटियोग्लाइकन की है उसी में आपको कोलेजन और उसी में आपको ये फाइब्रोनेक्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं प्रोटियोग्लाइकन इंपॉर्टेंट तो है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी वो बताया गया आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंस इसकी जुड़ी है इसके कॉम्पोजिशन से, इसीलिए पहले हमने कॉम्पोनेंट्स पढ़ लिए इसके। अब हम इसका रोल भी समझेंगे। सो बिकॉज ऑफ द नेगेटिव चार्जेस बॉन्ड ऑन द सल्फेटेड गैग, जो गैग मॉइटीज है उनपे था सल्फेशन, अभी पढ़ा आपने, है ना। सो नेगेटिव चार्जेस होंगे गैग मॉलिक्यूल पे ड्यू टू सल्फेशन। गैग प्रोटियोग्लाइकन्स बाइंड ह्यूज नंबर ऑफ केटायंस। नेगेटिव चार्जेस होने के कारण गैग मॉलिक्यूल पे केटायंस इजीली अट्रैक्ट होंगे, विच इन टर्न बाइंड लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे प्रोटियोग्लाइकन एक पोरस हाइड्रेटेड जेल लाइक कंसिस्टेंसी अज्यूम करेगा that fills the extracellular space like packing material। अब इस पैकिंग मटेरियल से फायदा क्या होगा, किसी भी तरीके का फोर्स अगर अप्लाई होगा सेल पे तो ये ईसीएम का प्रोटियोग्लाइकन उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे अगर कोई रिजिड स्ट्रक्चर होता तो फ्रेजाइल ज्यादा होता, इजंट इट। अगर कोई लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर? So polysaccharide gel resist compressive forces on the matrix while permitting the rapid diffusion of nutrients, metabolites and hormones between the blood and the tissue cells। यह श्रुति, हाँ, रेजिस्ट करेगा डैमेज को, करेक्ट है ना।
नेक्स्ट स्टोरी दी गई, टुगेदर विद कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन गिव कार्टिलेज एंड अदर ईसीएम स्ट्रेंथ एज वेल एज रेजिस्टेंस टू एनी टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन, किसी तरीके के डैमेज को भी ये रेजिस्ट करेगा। एक एक्सेप्शनल कंडीशन है जिसपे अभी तो सवाल नहीं आया है बट बन सकता है क्वेश्चन, कि अगर हम बोन सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड प्रोटियोग्लाइकन बट इट बिकम्स हार्डन्ड बाय इम्प्रेग्नेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट। तो बोन में क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन का मतलब कैल्शियम फॉस्फेट का डिपोजिशन आपको कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, बोथ सल्फेटेड एंड नॉन सल्फेटेड गैग, सल्फेटेड गैग मॉलिक्यूल भी और नॉन सल्फेटेड गैग मॉलिक्यूल भी, दे आर टेकिंग वाइडली एज हेल्थ सप्लीमेंट विद द एम टू इंप्रूविंग कंडीशंस ऑफ स्किन एज वेल एज जॉइंट्स, है ना, क्योंकि कुछ सल्फेटेड शुगर्स हैं, सॉरी कुछ सल्फेटेड गैग मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ नॉन सल्फेटेड गैग मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों एज ए हेल्थ सप्लीमेंट लिए आते हैं क्योंकि दोनों का इन्वॉल्वमेंट ईसीएम से है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है सभी को। अब आपने प्रोटियोग्लाइकन पढ़ लिया, प्रोटियोग्लाइकन पढ़ लिया और प्रोटियोग्लाइकन का एक्सेप्शन भी देख लिया कि एक गैग ऐसा है जो प्रोटियोग्लाइकन में नहीं कन्वर्ट हो सकता है। अब हम प्रोटियोग्लाइकन के लेंथ वाइज, इसके साइज वाइज कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे। सब कुछ हाईलाइटेड है, वो आपको ढंग से याद करना है, डेकोरिन भी। देखो, प्रोटियोग्लाइकन कैन बी ह्यूज, they are complex of protein and glycan. The proteoglycan aggrecan, for example, which is major component of cartilage, has mass of about 3 into 10 to the power 6 Dalton with over 100 gag chains. तो aggrecan आपका largest proteoglycan है, aggrecan largest proteoglycan है। देखो, केराटिन, डर्मेटिन, हेपारिन, हाइलोरिनॉन ये सब गैग थे, एग्रीकैन, डेकोरिन ये सब प्रोटियोग्लाइकन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन प्लस प्रोटीन का। सो एग्रीकैन लार्जेस्ट ग्लाइकन है एंड अदर प्रोटियोग्लाइकन आर मच स्मॉलर एंड हैव ओनली 1 to 10 गैग चेन्स। कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स बहुत छोटे हैं, एक एग्जांपल आपको दिया गया डेकोरिन का, which is secreted by fibroblast and has single gag chain. Decorin binds to collagen fibril and regulates fibril assembly and diameter. Mice that cannot make decorin have fragile skin and has reduced tensile strength. कि अगर डेकोरिन नहीं बनेगा तो इस तरीके की डिफॉर्मिटी मिलेगी। यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिया गया आपको गैग का, है ना, डेकोरिन का और ये एग्रीकैन का जो लार्जेस्ट प्रोटियोग्लाइकन होगा, और एक आपको राइबोन्यूक्लियस का भी दिया गया। ठीक है, तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ प्रोटियोग्लाइकन। अब देखो, जैसे जनरली अभी आपके दिमाग में एक इमेज बन रही थी प्रोटियोग्लाइकन की कि प्रोटियोग्लाइकन मोर और लेस सेल के बाहर वाले एरिया में होंगे, है ना, दे आर मेजर पार्ट ऑफ प्रोटियोग्लाइकन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो प्रोटियोग्लाइकन की अभी तक जो इमेज आपकी बनी दिमाग में वो क्या बनी कि सेल के बाहर कुछ लिक्विड है और उस लिक्विड में आपका प्रोटियोग्लाइकन है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ गया, और एक्सेप्शन आया तो सीएसआर क्वेश्चन बनाता है, उस पे सिंडिकैन पे पूछा है सीएसआर ने क्वेश्चन। तो कुछ प्रोटियोग्लाइकन्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन एम्बेडेड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और उनमें एक नाम आपको देखने को मिलेगा, कौन, सिंडिकैन का। भाई जनरली प्रोटियोग्लाइकन एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू सेल के बाहर के पोर्शन में आ गए, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में आ गए, बट सिंडिकैन इज एन एक्सेप्शन, सिंडिकैन इज एन एक्सेप्शन। some proteoglycan are integral component of plasma membrane and have their core protein either inserted across the lipid bilayer or attached to the lipid bilayer by GPI anchor। ठीक है, कि कुछ प्रोटियोग्लाइकन ऐसे हैं जो इंटीग्रल कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के और वो मेम्ब्रेन से एंकर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटियोग्लाइकन्स आर सिंडिकैन्स which have a membrane spanning core protein whose intracellular domain is thought to interact with actin cytoskeleton and with signaling molecule in the cell cortex। ठीक है, तो इनकी एक इंट्रासेलुलर, भाई अगर कोई भी प्रोटीन इस तरीके से है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई आप इंटीग्रल प्रोटीन की बात करो, कोई अगर आप ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन की बात करो तो कुछ ऐसी कंडीशन होगी, एक आउटर डोमेन, एक इनर डोमेन और एक मेम्ब्रेन एम्बेडेड डोमेन। तो ये बाहर की तरफ ग्रोथ फैक्टर से, बाकी ईसीएम के कंपोनेंट से जुड़ सकता है, और अंदर की तरफ इसका अटैचमेंट किससे होगा, एक साइटोस्केलेटन एलिमेंट से, जो क्या है, एक्टिन है।
3 तरीके के साइटोस्केलेटल एलिमेंट आप पढ़ते हैं एनिमल्स में, कौन कौन से? माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट। तो जो सिंडिकैन है इसकी सेल इंट्रासेलुलर डोमेन, इसकी इंट्रासेलुलर डोमेन किससे जुड़ेगी? एक्टिन साइटोस्केलेटन से जुड़ेगी, इंटरमीडिएट से नहीं जुड़ेगी, माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं जुड़ेगी। और ये साइट ऑफ अटैचमेंट बहुत पूछा जाता है सीएसआर में। केडिन किससे जुड़ेगा, इंटीग्रिन किससे जुड़ेगा, डेस्मोसोम किससे जुड़ेगा, ये सब पूछा गया सीएसआर में, है ना। सो फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटियोग्लाइकन्स आर सिंडिकेन्स which have a membrane spanning core protein whose intracellular domain is thought to interact with actin cytoskeleton and with signaling molecule in the cell cortex। और बाहर की तरफ डिफरेंट टाइप के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। इतना पार्ट क्लियर है सभी को? और इस नेचर के कारण सिंडिकेन क्या कर सकता है? सिंडिकेन आर लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ मेनी सेल टाइप्स इंक्लूडिंग फाइब्रोब्लास्ट एंड एपिथेलियल सेल्स, and in fibroblast syndicans can be found in cell matrix adhesion। क्योंकि सेल पे रिसेप्टर की तरीके से तो सेल मैट्रिक्स एडिशन में इन्वॉल्व हो सकता है, where they modulate integrin function by interacting with fibronectin, and syndicans and other proteoglycan also interact soluble peptide growth factor। ये भी मार्क कर लेना कि सिंडिकैन और बाकी भी जो प्रोटियोग्लाइकन है वो सॉल्युबल पेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर से भी जो आउटर साइड पे होंगे उनसे भी इंटरैक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसिंग देयर इफेक्ट ऑन सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन। तभी तो हमने शुरू में पढ़ा कि जो प्रोटियोग्लाइकन्स है या जो ईसीएम के कंपोनेंट्स है वो सेल की ग्रोथ, सेल के डिफरेंशिएशन या प्रोलिफरेशन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। भाई बाहर से कोई सिग्नल आया उसको रिसीव करने में ईसीएम के कंपोनेंट तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना, इसलिए पोलैरिटी में, माइग्रेशन में, अटैचमेंट में, इन सभी प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अभी काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इसके करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 23 में पूछा गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन। इतना वेरिड आंसर क्यों आ रहा है आपका? इतना वेरिड आंसर क्यों आ रहा है भाई? यू हैव टू चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत बात है, आप लोग क्वेश्चन ठीक से नहीं रीड कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। इतना प्यारा सा, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इजी सा। हाँ तो देखना चाहिए ना, इसकी आदत कब डालोगे तुम लोग? बहुत गलत बात है। श्रुति, अनामिका, बहुत गलत बात है, इस चीज को सीखिए आप लोग, है ना। लाइव क्लास में क्या ट्रेनिंग होती है आपकी? क्या आप अटेंटिव होके तुरंत क्वेश्चन देखो, तुरंत आंसर करो, है ना। जो इस तरीके से इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट की गलतियां कर रहे हैं, अपने हाथ पे लिख के बैठा करो। एग्जाम में बहुत अफसोस होगा जब आप इस तरीके से गलतियां करोगे।
देखो, डी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। डेकोरिन इज स्मॉल प्रोटियोग्लाइकन सीक्रेटेड बाय फाइब्रोब्लास्ट एंड कंटेन 1 to 10 चेन। तो ये तो ठीक है, डेकोरिन स्मॉलेस्ट हो गया, तो डी स्टेटमेंट करेक्ट है, डी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सी पे आते हैं। सिंडिकेंस आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटियोग्लाइकन दैट इंटरैक्ट विद एक्टिन साइटोस्केलेटन। सी भी करेक्ट हो गया, सी भी करेक्ट हो गया। बी पे आते हैं। Hyaluronan which is produced in large quantities during wound healing is a type of glycosaminoglycan that contains sulfated sugar and covalently linked to core protein। दोनों गलत दिया हुआ है, ना गैग में सल्फेशन होता है और ना ही ये प्रोटीन से जुड़ा होता है, तो इसमें बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, बी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। जो ए स्टेटमेंट दिया गया ये सही है। कोलेजन इज मेजर प्रोटीन इन द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड इज ए लॉन्ग ट्रिपल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर। अभी जो स्लाइड मैंने ओपन की थी, जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले, वहां पर कोलेजन में आप यही पढ़ोगे कि कोलेजन आपका एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑल कोलेजन मॉलिक्यूल्स आर ट्राइमर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड अल्फा चेन। तो ए स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपका, अभी उसको पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन बाकी स्टेटमेंट के बेसिस पे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बी सी डी नहीं होगा, सी डी नहीं होगा, ए बी नहीं होगा, बी ओनली होगा। केवल एक स्टेटमेंट आपका गलत है। बस इतनी सी कहानी कि हाइड्रोनिक एसिड में ना सल्फेशन है, ना ही ये प्रोटीन से जुड़ेगा। बढ़े आगे, ठीक है। कोलेजन वाले स्टेटमेंट अभी और क्लियर करेंगे आप जब सेकंड प्रोटीन पढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन देखो, glycosaminoglycans are usually linked to protein to form proteoglycans which the following is not a proteoglycan। ठीक है, हाइड्रोनॉन इज नॉट ए प्रोटियोग्लाइकन, ठीक है। अब आपने नॉट देख लिया, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी इनकरेक्ट दिया है, प्लीज ध्यान से। सेंटर हॉल में जब एंटर करना तो बोलते जाना इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ताकि याद रहे आपको, है ना। देखो सारे स्टेटमेंट ध्यान से देखो। ठीक है, अभी अभी अटेंटिव हो सब लोग, बढ़िया। एक डांट की जरूरत होती है ना। चलो एक डोज की जरूरत होती है, ठीक है। प्रोटियोग्लाइकन सबसेट ऑफ सिक्रेटेड सल्फर सल्फेट अटैच ग्लाइकोप्रोटीन एक्सेट्रा। गैग इसमें होगा, गैग ब्रांच नहीं है और इसमें सियालिक एसिड नहीं होता है। सियालिक एसिड आप पढ़ोगे आगे, अभी आप जब पढ़ोगे जो है इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली के मेंबर्स पढ़ोगे, तो वहां पर एन कैम आपको मिलेगा, न्यूरल सेडेशन मॉलिक्यूल, हाँ एन कैम मिलेगा। तो वहां पर आपको सियालिक एसिड का प्रोपोर्शन मिलता है, और इस पर भी सवाल पूछा गया है, ये यूनिक करेक्टर होता है एन कैम का। लेकिन गैग के साथ सियालिक एसिड भी नहीं होता है, ग्लूकोज भी नहीं होता है, गैलेक्टोज हो सकता है। जो आ रही मेरी आवाज आपको? मेरी आवाज आ रही है अभी आपको सभी को? शुभास्मिता, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आपको बताई थी कि सियालिक एसिड इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गैग मॉलिक्यूल। ग्लूकोज भी नहीं होगा, गैलेक्टोज हो सकता है, वो भी कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में लाइक केराटिन एक्सेट्रा में, है ना। मेजर टाइप्स ऑफ लार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन ईसीएम, कोलेजन, लैमिनिन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, सब सही है। फिर आपको गैग के टाइप्स दिए गए, हेपेरिन, कॉन्ड्राइटिन, डर्मेटिन एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। चलो वापस आएंगे, थोड़ा सा कोलेजन और पढ़ेंगे, फिर इसके वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपको बताया गया कोलेजन। कोलेजन जो कि एक फाइब्रस प्रोटीन है ना, कोलेजन आर फैमिली ऑफ फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन ऑल मल्टीसेलर एनिमल्स, सिक्रेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन भी है ना, फाउंड इन फाइब्रोब्लास्ट एंड आल्सो बाय सिक्रीशन। किससे हो सकता है? एपिथेलियल सेल एंड स्मूथ मसल सेल से। तो ये इसका सोर्स बताया गया। अब इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल पे, कोलेजन की अगर हम बात करें, तो कोलेजन की स्ट्रक्चरल डिटेल पे खूब क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कि कैसे बना है, कौन से अमाइनो एसिड्स हैं। अमाइनो एसिड्स में आपको एक्चुअल में कुछ
अनयूजुअल कंडीशंस मिलती हैं। जैसे आपने मेरे साथ में अभी बायोकेमिस्ट्री में थोड़े दिन पहले पढ़ा था, हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, याद है ना? हाइड्रोक्सीलाइसिन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन, और बायोकेमिस्ट्री के सेक्शन में आपको एक टेबल भी दी गई है मॉडिफाइड अमाइनो एसिड की, है ना? वहां पर आपको टेबल में इनका नाम दिया गया और दूसरे कॉलम में आपको कोलेजन दिया भी है, जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो वो चीजें यहाँ पर डिटेल में आपको मिलेंगी, और इसीलिए कोलेजन पे भी क्वेश्चंस मिलते हैं, क्योंकि कोलेजन भी एक तरीके का, पहली चीज तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, दूसरी चीज कई सारी एक्सेप्शनल कंडीशंस यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर आपको पॉलीप्रोलीन 2 लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स मिलती, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर मिलता है। जनरली तो स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिकल क्वाइलिंग होती है ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। यहाँ पर प्रोलीन का प्रोपोर्शन ज्यादा होने से कुछ अलग तरीके का पैटर्न आपको कोलेजन में मिलता है। चलो बढ़ते हैं, इसका भी एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, कोलेजन ऑफ वेरियस टाइप्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी बट शेयर एटलीस्ट 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर। फीचर नंबर 1 दिया गया, ऑल कोलेजन मॉलिक्यूल्स आर ट्राइमर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन कॉल्ड अल्फा चेन। हर कोलेजन में आपको ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर मिलेगा। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ कोलेजन मॉलिक्यूल आर वुंड अराउंड वन अनदर इन ए रोप लाइक सुपर हेलिक्स। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये एक दूसरे से रस्सी की तरीके से एक दूसरे के अराउंड ट्रैप्ड होंगे। कोलेजन मॉलिक्यूल आर मोनोमर इज अ ट्रिपल हेलिक्स कंपोज्ड ऑफ 3 हेलिकल चेन। तो 3 हेलिकल चेन से मिलकर बना होगा। अब ये तीनों हेलिकल चेन सिमिलर भी हो सकती हैं, होमोट्राइमेरिक और हेट्रोट्राइमेरिक भी हो सकती हैं। ठीक है, ये होमोट्राइमर भी हो सकता है, हेट्रोट्राइमर भी हो सकता है, बट ट्राइमर तो है। फिर अगला अरेंजमेंट आपको बताया गया कि ईच अल्फा चेन ऑफ कोलेजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2 टाइप हेलिक्स। याद करिए, रामाचंद्रन प्लॉट में कहां पर था? पॉलीप्रोलीन 2 आपको किस क्वाड्रेंट में मिल रहा था रामाचंद्रन प्लॉट में? कोलेजन की फाइसाई वैल्यू भी याद कर लीजिएगा, -53 या 153 के आसपास होती है कुछ। याद है किसी को कोलेजन किस क्वाड्रेंट में होगा? करेक्ट, टॉप लेफ्ट में। ठीक है, टॉप लेफ्ट में होगा। एक वैल्यू नेगेटिव और एक वैल्यू पॉजिटिव, साई पॉजिटिव होगा और फाई नेगेटिव होगा। करेक्ट, बहुत बढ़िया। यहीं पर आपको पॉलीप्रोलीन 2, पॉलीग्लाइसिन और एंटी पैरेलल पैरेलल बीटा शीट मिलता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, साई की वैल्यू पॉजिटिव और फाई की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ठीक है, सो ईच अल्फा चेन ऑफ कोलेजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2 टाइप हेलिक्स। The specific helical structure is key feature of collagen and contribute to its unique triple helical arrangement. है ना? इसका जो हेलिकल पैटर्न है वो नॉर्मल से डिफरेंट है ना। लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2 टाइप हेलिक्स मिल रहा है, नॉर्मल तो आपका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2 की ज्योमेट्री डिस्कस करें, ये सभी पूछा है सीएसआईआर ने, है ना? लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2 की ज्योमेट्री अगर हम डिस्कस करें तो ये बाकी सभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से डिफरेंट होगा। इसका पिच, इसमें जो राइज है वो सब डिफरेंट होगा। हाँ, अर्पिता ने लिखा -51 एंड 153। ठीक है, बढ़िया है। -51 फिर शायद फाई का हो जाएगा, 153 आपका साई का हो जाएगा। देख लीजिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, राइट? सो लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2 हेलिक्स इज डिस्टिंक्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन प्रोटीन। इट इज अ टाइप ऑफ हेलिक्स विद अ डिफरेंट पिच एंड ज्योमेट्री कंपेयर टू मोर कॉमन अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स की पिच कितनी थी? अल्फा हेलिक्स में पिच कितनी थी? हेलिक्स पिच 5.4 एंगस्ट्रॉम थी, और 310 में कुछ 6 एंगस्ट्रॉम के आसपास थी। तो इनका हेलिक्स पिच इन दोनों से डिफरेंट होगा, ये और वाइड होगा। इट इज टाइप 2 हेलिक्स विद द डिफरेंट पिच एंड ज्योमेट्री कंपेयर टू मोर कॉमन अल्फा हेलिक्स एंड 310 हेलिक्स। The left-handed polyproline 2 is stabilized by presence of proline and hydroxyproline residue in the collagen sequence. एक और यूनिक करेक्टर बताया गया कि कोलेजन में आपको प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन भी अबंडेंट में मिलेगा। तो प्रोलीन तो नेचुरल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, प्रोलीन नेचुरल स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड है, लेकिन हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो है, जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन या हाइड्रोक्सी लाइसिन है, ये हाइड्रोक्सिलेशन के बाद बनेगा। यस, दीज आर मॉडिफाइड अमाइनो एसिड जो आफ्टर हाइड्रोक्सिलेशन बनेंगे, है ना? तो अब इनकी इंपॉर्टेंस है, देखो जो आप ट्रिपल चेन पढ़ते हैं, है ना, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इनका इंटरैक्शन जो है, मतलब अल्फा हेलिक आपके कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स की जो स्टेबिलिटी है वो हाइड्रोक्सीप्रोलीन पर ही डिपेंडेंट है। हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन के होने से OH ग्रुप होगा, OH ग्रुप होने से हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड इस अल्फा हेलिकल चेन को स्टेबल करेगा, इस अल्फा चेन को या कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स को स्टेबल बनाएगा।
तो अगर किसी भी तरीके से प्रोलीन का हाइड्रोक्सिलेशन रोक दिया जाए, या प्रोलीन का या लाइसीन का हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, तो नॉर्मल प्रोलीन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, so the chains of collagen molecule contain large amount of proline and many of the proline and lysine residues are hydroxylated following synthesis of polypeptide। है ना, कि प्रोलीन और जो लाइसीन है वो बनने के बाद में फिर हाइड्रोक्सिलेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा। हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइनो एसिड्स आर इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रिपल हेलिक्स बाय फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन कंपोनेंट चेन्स। हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोलेजन स्टेबल नहीं होगा, फ्रेजाइल होगा, इजिली डैमेज हो जाएगा। Failure to hydroxylate collagen chains has serious consequences for the structure and function of connective tissues। है ना, अब इसका एक और इम्पैक्ट आपको दिया गया। एक डिजीज की बात करिए, स्कर्वी डिजीज, जो नाम सुना होगा आपने, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। सो दिस इज एविडेंट फ्रॉम द सिम्टम्स स्कर्वी, ए डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द deficiency of vitamin C, that is ascorbic acid, and is characterized by inflamed gums, tooth loss, poor wound healing capability, brittle bones, and is weakening of the lining blood vessels causing internal bleeding। तो अब देखो डिफरेंस क्या होगा, अगर विटामिन सी नहीं मिल रहा है किसी इंडिविजुअल को अप्रोप्रिएट अमाउंट में, प्रॉब्लम क्या होगी, विटामिन सी एज ए को एंजाइम काम करेगा किसके लिए, उस पर्टिकुलर एंजाइम के लिए जो आपके लाइसीन या प्रोलीन को हाइड्रोक्सिलेट करेगा। बात समझ में आई? प्रोलीन और लाइसीन की हाइड्रोक्सिलेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए होगा, उस एंजाइम की जरूरत होगी एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा, हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगा तो कोलेजन स्टेबल नहीं होगा। So ascorbic acid is required for as a coenzyme by the enzyme that add hydroxyl group to lysine and proline amino acid of collagen। ठीक है, बढ़े आगे। इसके बाद आपको कोलेजन से रिलेटेड कई सारी डिजीज भी दी गई हैं, उसको भी पढ़िएगा, बुक में भी ऑलरेडी आपको दी गई है और कुछ मैंने आपको एक्स्ट्रा कंटेंट में भी दिया हुआ है ना। उसके बाद बात करेंगे कि कोलेजन में क्या प्रोपोर्शन है ग्लाइसिन का, एलानिन का, प्रोलीन का और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का, कौन कितने परसेंट पे प्रेजेंट है। सो टिपिकली दे कंटेन अबाउट 35% ग्लाइसिन, मतलब मोर देन 30% पार्ट ग्लाइसिन का ही है, सबसे छोटा जो अमाइनो एसिड है। 11% एलानिन, 21% प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दिया गया कि द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज कोलेजन इज जनरली रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड। कोलेजन में आपको ग्लाइसिन एक्स वाई का रिपीटिशन मिलेगा, जहां पर एक्स क्या है, प्रोलीन है, और वाई क्या है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन है ना। तो इसका बल्क पार्ट में आपको इसका रिपीटिशन मिलेगा, प्रोपोर्शन से समझ सकते हैं, 35% ग्लाइसिन, 11% एलानिन एंड 21% प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया कि ग्लाइसिन और प्रोलीन की पोजीशन क्या हो सकती है। ग्लाइसिन रेसिड्यूज कैन बी एक्यूमुलेटेड एट वेरी टाइट टर्म्स, जो कि बहुत छोटे रेसिड्यूज है, बिटवीन द इंडिविजुअल अल्फा चेन के बीच में जो कनेक्शन होगा उसमें आपको ग्लाइसिन रेसिड्यू मिलेगा, एंड द प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन रेसिड्यू परमिट्स द शार्प ट्विस्टिंग ऑफ द कोलेजन हेलिक्स। जो इस तरीके से ट्विस्टिंग है उसके लिए प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का रोल आपको मिलेगा। ठीक है, ए नंबर ऑफ कोलेजन इंक्लूडिंग टाइप 1, 2, 3, आपको कोलेजन के टाइप की टेबल भी दी गई होगी बुक में, है ना। A number of collagen including type 1, 2, 3 are described as fibrillar collagen because they assemble into rigid cable like fibrils। इसको हम लोग फाइब्रिलर कोलेजन बोलते हैं। ये भी पूछा आता है कि टाइप 1 कोलेजन है कि नहीं है इसमें। The fibrils are strengthened by covalent cross link between lysine hydroxylysine residues on adjacent collagen molecule। तो लाइसिन भी इसको, लाइसिन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन के बीच में जो इंटरेक्शन है वो भी इसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस कोलेजन के भी कर लेते हैं। देखो ये आपका आई थिंक पूरा, हाँ ये कोलेजन पे ही है पूरा क्वेश्चन, सितंबर 22 में पूछा गया था। देखो इसको भी ट्राई करो। द कोलेजन स्टेटमेंट वर मेड टू डिस्क्राइब ए टिपिकल कोलेजन स्ट्रक्चर। 4 स्टेटमेंट है, आपको ऑल करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है।
हाँ, कोलेजन हैज ट्रिपल हेलिकल डोमेन स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट अल्फा चेन, ठीक है। कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स नो, आइसोप्रोनाइल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। ईच अल्फा चेन लेफ्ट हैंडेड पॉलीप्रोलीन 2, ईच अल्फा चेन कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल ट्रिप्लेट ग्लाइसिन XY, ठीक है। Y इज कॉमनली प्रोलीन, Z इज यूजुअली हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है, सही है। ACD करेक्ट है, B आपका गलत हो जाएगा। एक और ट्राई करो। Collagen is most prevalent extracellular matrix. Which of the following is not true? Not और टिक कर लो, देख लो ध्यान से। यस, लता, सोनाली, अर्पिता सभी के आंसर्स ठीक है। चलो इसको ट्राई करो। यासर ए, वैशाली ए, फरहत, सब लोग ए बता रहे हैं। हाँ, अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड नहीं मिलती, अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड मिलेगी अभी इसके अगले पार्ट में। अभी जब आप इंटीग्रिन पढ़ोगे ना ECM कंप्लीट करके, तो वहां पर आपको अल्फा बीटा चेन मिलेगी, और लैमिनिन पढ़ोगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों मिलेगा। हाँ, इंटीग्रिन में अल्फा बीटा, इंटीग्रिन में अल्फा बीटा मिलेगी, और लैमिनिन में, ये भी पूछा है CSIR ने, अल्फा बीटा गामा ट्राइमर होता है, हेट्रोट्राइमर। और ये हेट्रोडाइमर होता है, लेकिन कोलेजन आपका ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें अल्फा बीटा पॉलीपेप्टाइड नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी ठीक है, तो यही नॉट ट्रू है आपका। नॉट ट्रू पूछा गया तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इजी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन पे मतलब फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन पे मैच टाइप वाले क्वेश्चंस आए हैं, अलॉन्ग विद सेलेक्टिन, इंटीग्रिन और सब पे, है ना। जैसे अभी आप आगे सेलेक्टिन पढ़ोगे, इंटीग्रिन पढ़ोगे, कैडहेरिन पढ़ोगे, IGSF पढ़ोगे, तो उनके साथ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन को मैच कॉलम में देके पूछ लिया था कि आपको फाइब्रोनेक्टिन पूछ लिया गया और इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर पूछ लिया गया। इस तरीके से फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन पे क्वेश्चंस आए हैं। इंडिविजुअल 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, कॉम्बिनेशन में कई बार पूछा गया है। तो देखो, पहले तो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये बताया गया आपको कि फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन हैव मल्टीपल डोमेन्स। पहले तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन ECM के भी डिफरेंट कंपोनेंट से जुड़ेगा और बाकी मॉलिक्यूल से भी जुड़ेगा, ये भी ECM का पार्ट है। each with specific binding sites for other matrix macromolecule and for receptor on the surface of cell. सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर है उससे भी ये जुड़ेगा, तो एक स्टिक डोमेन इसके लिए होगी, और एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स के बाकी कंपोनेंट से जुड़ने के लिए भी कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स होंगी। These proteins therefore contribute to both organizing the matrix and helping cells attach to it. मैट्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशन में और सेल को मैट्रिक्स से जोड़ने में भी इसका हेल्प, इसका इन्वॉल्वमेंट होगा। लाइक द प्रोटियोग्लाइकन दे आल्सो गाइड सेल मूवमेंट in developing tissues by serving as track along the cell that can migrate as a repellent that keeps cell out of forbidden area. Cell aggregation कहाँ पर होगा, किन सेल को क्लोज नहीं आना है वो भी इंश्योर किया जाएगा इसके थ्रू। They can also bind and thereby influence function of peptide growth factor just like syndican and integrin etc. है ना, and other small molecule produced by nearby cells, तो उनसे भी ये इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब इनमें एक खास चीज और आपको बताई गई कि फाइब्रोनेक्टिन में अगर म्यूटेशन हो, अगर किसी भी तरीके से कोई भी इंडिविजुअल फाइब्रोनेक्टिन ना बना रहा हो प्रॉपर तरीके से, तो उसमें किस तरीके की एबनॉर्मेलिटी होगी। देखो, फाइब्रोनेक्टिन इज लार्ज ग्लाइकोप्रोटीन, अंडरस्टूड है, ग्लाइकेटेड प्रोटीन है, फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इंपॉर्टेंट फॉर मिनी सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन। ECM का कॉम्पोजिशन भी है और सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। अब अगर म्यूटेशन देखा जाए, म्यूटेंट माइस एक एग्जांपल लिया गया कि अगर म्यूटेंट माइस ले ले दैट आर अनेबल टू मेक फाइब्रोनेक्टिन डाई अर्ली इन द एम्ब्रियोजेनेसिस, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिले हैं CSIR में कि आप एन कैडहेरिन को म्यूटेट कर दो, एन कैम को म्यूटेट कर दो, ट्विस्ट को म्यूटेट कर दो, स्नेल को म्यूटेट कर दो, तो किस तरीके का इम्पैक्ट आपको मिलेगा। तो इसको भी आप सेलेक्ट करके लिखेंगे, म्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, है ना, कि अगर म्यूटेंट माइस कोई ऐसा माइस है जिसमें फाइब्रोनेक्टिन बनाने वाले जीन्स नहीं एक्सप्रेस हो रहे हैं या फाइब्रोनेक्टिन नहीं बन रहा है, समहाउ सही तरीके से नहीं फोल्ड हो रहा है, बिकॉज देयर एंडोथेलियल सेल्स फेल टू फ्रॉम
प्रॉपर ब्लड वेसल्स, क्योंकि एग्रीगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, सॉर्टिंग नहीं होगी सेल्स की, इसलिए बहुत अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज पे इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी, सर्वाइवल नहीं होगा. द डिफेक्ट इज थॉट टू रिजल्ट फ्रॉम द एबनॉर्मलिटीज इन द इंटरैक्शन ऑफ दीज सेल्स विद सराउंडिंग एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स व्हिच नॉर्मली कंटेन फाइब्रोनेक्टिन. तो कोई भी मैसेज का जो एक्सचेंज होना था वो पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू लैक ऑफ फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक. एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दोनों पे सवाल पूछा गया सीएसआर में, इनकी स्ट्रक्चरल डिटेल पे, और इनकी स्ट्रक्चरल डिटेल के साथ साथ इनके साथ एक यूनिक करेक्टर एसोसिएटेड है, ये वाला पार्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. देखो पहले तो आपको ये बताया गया कि फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन एक होमोडाइमेरिक प्रोटीन है, एक होमोडाइमेरिक प्रोटीन है. स्ट्रक्चर आप जरा देखिए तो आपको एक ये पॉलीपेप्टाइड दिख रही है और एक दूसरी पॉलीपेप्टाइड ये दिख रही है. ये एन टर्मिनस दिखाया गया, ये एन टर्मिनस, और ये सी टर्मिनस दिखाया गया. एन टर्मिनस और सी टर्मिनस के बीच जो आपको डोमेन दिखाई गई है वो अलग अलग जो है साइट से जुड़ने वाली है. आपको कोलेजन बाइंडिंग डोमेन दिखाई गई, इंटीग्रिन बाइंडिंग डोमेन दिखाई गई, और आपको हिपैरिन बाइंडिंग डोमेन दिखाई गई. बात समझ में आई? होमो डाइमेरिक प्रोटीन है जिसमें दो सब यूनिट्स आपको दिख रही हैं, और दोनों सी टर्मिनस पे डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हैं. फाइब्रोनेक्टिन में सी टर्मिनस पे क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है. ठीक है. और दूसरी चीज आपने क्या देखी कि ये कोलेजन बाइंडिंग साइट, इंटीग्रिन बाइंडिंग साइट और हिपैरिन बाइंडिंग साइट कैरी करेगी. तो एक होमोडाइमेरिक नेचर इसका यूनिक करेक्टर हो गया, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड का सी टर्मिनस पे बनना एक यूनिक करेक्टर हो गया फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन का. तीसरा इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या है कि फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन में आपको रिपीटेड आरजीडी सीक्वेंसेस मिलते हैं. आर फॉर आर्जिनिन, जी फॉर ग्लाइसिन एंड डी फॉर एस्पार्टिक एसिड. ठीक है. So studies shows that one reason of fibronectin binding to collagen proteoglycan to specific integrin and synthetic peptides corresponding to different segments of integrin binding domain were then used to show the binding depends on specific tripeptide that represents arginine glycine protein, है ना. तो ये आपको फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन में देखने को मिलेंगे. इवन वेरी शॉर्ट पेप्टाइड कंटेनिंग आरजीडी सीक्वेंसेस कैन कंपीट विद फाइब्रोनेक्टिन. तो अगर कोई ऐसी पॉलीपेप्टाइड है जो आरजीडी सीक्वेंस कैरी करेगी, तो जहां पर फाइब्रोनेक्टिन जुड़ सकता है उस जगह पर जुड़ने के लिए ये पॉलीपेप्टाइड कंपीट करेगी. बात समझ में आई सभी को? तो आरजीडी सीक्वेंस एक यूनिक करेक्टर है किसका, फाइब्रोनेक्टिन ग्लाइकोप्रोटीन का. जैसे ग्लाइसिन एक्स वाई था कोलेजन का, ग्लाइसिन एक्स वाई आपने पढ़ा कोलेजन में, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन. वैसे अर्जिनिन फॉलोड बाय ग्लाइसिन फॉलोड बाय स्पार्टिक एसिड एक यूनिक करेक्टर है फाइब्रोनेक्टिन का. तो जहां फाइब्रोनेक्टिन आपको दिया गया है वहीं पर आप लिख लीजिए, है ना, इसी के पास में कहीं पर लिख दीजिएगा कि आरजीडी सीक्वेंस का रिपीटिशन इसका एक कॉमन करेक्टर है. ठीक है. इसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे सेल और ईसीएम के इंटरैक्शन की, सेल और ईसीएम के इंटरैक्शन की. ठीक है. इसके अलावा आपको यहीं पर लैमिनिन का स्टोरी भी दिया गया, इलास्टिन का भी दिया गया, उसको भी पढ़ लीजिएगा एक बार. ठीक है. हम आएंगे इंटीग्रिन पे, इंटीग्रिन पे आएंगे. इंटीग्रिन क्या है, सेल सरफेस रिसेप्टर है. इंटरैक्शन ऑफ सेल विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसके थ्रू होगा, इंटीग्रिन के थ्रू होगा. तो देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन फंक्शन एज मैट्रिक्स रिसेप्टर और को रिसेप्टर इंक्लूडिंग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटियोग्लाइकन लाइक सिंडिकेन, या इवन फाइब्रोनेक्टिन भी कुछ केस में ऐसा काम करता है. लेकिन जो प्रिंसिपल रिसेप्टर है, जो मेन रिसेप्टर है एनिमल सेल में फॉर बाइंडिंग मोस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन आर इंटीग्रिन, है ना. तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल सरफेस रिसेप्टर है जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या आउटर जो एनवायरनमेंट को सेल से कनेक्ट करता है वो इंटीग्रिन होगा. ठीक है. अब इंटीग्रिन का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो इंटीग्रिन के बारे में क्या बताया गया कि इंटीग्रिन आर प्रिंसिपल सेल सरफेस रिसेप्टर यूज्ड बाय एनिमल सेल्स टू बाइंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड दे फंक्शन एज ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर. क्योंकि इंटीग्रिन आपकी कुछ इस तरीके से होगी, तो एक आउटर डोमेन एक इनर डोमेन, तो बाहर के एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से कनेक्ट करेगा, है ना. दे फंक्शन एज ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड साइटोस्केलेटन. तो इंटीग्रिन में बाहर की तरफ कोलेजन जुड़ सकता है, फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन जुड़ सकते हैं, प्रोटियोग्लाइकन जुड़ सकता है, और अंदर की तरफ एक यूनिक साइटोस्केलेटल एलिमेंट जुड़ेगा. कौन जुड़ेगा, एक्टिन फिलामेंट. कौन जुड़ेगा, एक्टिन फिलामेंट.
ठीक है, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, अब उसके बाद कॉम्पोजिशन आपको दिया गया कि इंटीग्रिन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड अल्फा एंड बीटा। दो पॉलीपेप्टाइड, दो प्रोटीन आपको मिलेंगी, इसमें अल्फा और बीटा जिनसे मिलकर इंटीग्रिन बना हुआ है। बोथ सबयूनिट स्पैन द सेल मेम्ब्रेन विद शॉर्ट इंट्रासेलुलर सी टर्मिनल टेन एंड लार्ज एंड एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन। आप स्ट्रक्चर देखिए तो यहाँ पर आपको दिखाया गया, ये शॉर्टर, ये मेम्ब्रेन दिखाई गई है, ये साइटोसोलिक डोमेन और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। तो ये एन टर्मिनल डोमेन और ये सी टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन लार्जर है, सी टर्मिनल डोमेन स्मॉलर है। क्लियर ना सभी को? बढ़े आगे, है ना? So the extracellular domain bind to specific amino acid sequence motifs in the extracellular matrix protein and in some cases in protein on the surface of other cells as well. तभी इंटीग्रिन कभी कभी सेल सेल एडेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, ईच इंटीग्रिन डाइमर्स हैज अ डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी एंड फंक्शन इन डिफरेंट सेल टाइप्स एंड द बाइंडिंग ऑफ इंटीग्रिन टू देयर मैट्रिक्स। कि एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स आउटर जो है, जो सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, फाइब्रोनेक्टिन या कोलेजन या प्रोटियोग्लाइकन, उनसे किस तरीके से जुड़ेगा। तो कुछ कैटानिक स्पीसीज के बारे में बताया गया, कैल्शियम और मैग्नीशियम, है ना। द बाइंडिंग ऑफ इंटीग्रिन टू देयर मैट्रिक्स लिगेंड इज अफेक्टेड बाय concentration of cation, calcium ion, as well as magnesium ion in the extracellular medium that influence both the affinity and specificity of the binding of integrin to extracellular matrix. ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब ये तो कहानी हो गई कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट इंटीग्रिन से कैल्शियम या मैग्नीशियम डिपेंडेंट मैनर में कनेक्ट होंगे। बट व्हाट अबाउट इंटरनल इंटरैक्शन? जो इंटीग्रिन है, इसकी साइटोसोलिक डोमेन जो है वो एक्टिन से जुड़ने वाली है। साइटोसोलिक डोमेन किससे जुड़ेगी? एक्टिन से जुड़ेगी। सो द इंट्रासेलुलर पोर्शन बाइंड्स टू कॉम्प्लेक्स ऑफ अडॉप्टर प्रोटीन टू फॉर्म लिंकेजेस टू द साइटोस्केलेटन। समझो जरा सा, जो आउटर डोमेन है उसका कनेक्शन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के प्रोटीन से किसकी मदद से होगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम से होगा। और अगर आप इंटरनल डोमेन की बात करिए, जो इसकी इंटरनल डोमेन है वो एक्टिन फिलामेंट से कैसे जुड़ेगी? तो देयर आर many adapter proteins including vinculin, talin, kidney etc. इंटीग्रिन की इंट्रासेलुलर डोमेन एक्टिन फिलामेंट से जुड़ने के लिए कई सारे अडाप्टर प्रोटीन से जुड़ेगी। मतलब अडाप्टर प्रोटीन इसके इंट्रासेलुलर डोमेन को एक्टिन से जोड़ने में हेल्प करेंगे। राइट? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बढ़े आगे। ठीक है, अब जरा सा एक डायग्राम देखो। ठीक है, अपनी बुक में एक ये जो प्रोटीन आपका छुपा हुआ है उसको थोड़ा सा बाहर कर लो। ये डायग्राम आपको बुक में दिया गया ऑलरेडी। ठीक है, देखो इसमें क्या दिखाया गया। ये आपको इंटीग्रिन की दोनों डोमेन दिख रही है, ये अल्फा डोमेन दिख रही है, ये बीटा डोमेन दिख रही है। पेज नंबर 199 पे देख लो बच्चों, है ना। तो ये अल्फा सब यूनिट और ये बीटा सब यूनिट, अगर अल्फा बीटा सब यूनिट एक दूसरे में इंटैंगल्ड होंगे तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। इंटीग्रिन इनएक्टिव स्टेट में भी रह सकता है और एक्टिव स्टेट में भी रह सकता है। एक्टिव स्टेट में होगा जब ये बाइंडेड फॉर्म में होगा, है ना। और जब ये आपस में जुड़ा होगा तो ये इनर्ट स्टेट में होगा, इनएक्टिव स्टेट में होगा। अब जरा इस कंडीशन को देखो, जो डायग्राम आपको ये वाला दिया गया है, ठीक है, जहां पर आपको एक्टिव इंटीग्रिन दिखाया गया। तो एक्टिव इंटीग्रिन में देखना, जो बीटा सब यूनिट है एक्टिव इंटीग्रिन की, उसकी साइटोसोलिक टेल जो है वो किंडिन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी डायग्राम आपको दिखाया गया, बट किंडिन के पीछे छुप गया आपका ये कौन सा प्रोटीन है आपका? जो विनक्यूलिन और टैलिन है। तो किंडिन इससे डायरेक्टली जुड़ा है और दूसरा टैलिन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। टैलिन बीटा से जुड़ा है और टैलिन जब बीटा से जुड़ेगा तो ये विनक्यूलिन और एक्टिन को कनेक्ट करने में मदद करेगा। ये टैलिन है और ये विनक्यूलिन है। टैलिन से जुड़ा विनक्यूलिन और विनक्यूलिन से जुड़ा आपका एक्टिन फिलामेंट। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझ में आया सभी को, है ना। तो ये तो बात हो गई डायग्राम की और इसके कनेक्शन की। अब ये प्रोसेसिंग होगी कैसे, वो कहानी जुड़ी है इंटीग्रिन के इनएक्टिवेशन और एक्टिवेशन से, है ना। इन मोस्ट इंटीग्रिन दिस इंट्रासेलुलर लिंकेज इज एक्टिन फिलामेंट बाय अडाप्टर प्रोटीन टैलिन। ये जो आपको दिया गया, ध्यान से देखो, ये अडाप्टर प्रोटीन टैलिन है जो डायरेक्टली इससे जुड़ने वाला है। किंडिन भी हेल्प करेगा बट डायरेक्ट कनेक्शन
इस इंटरेक्शन में किसका है, टैलिन का है। आगे देखिए, in most integrin the intercellular linkage is to actin filament via adapted protein is talin and is set to other intracellular anchorage protein, बाकी सारे anchorage protein को ये collect करेगा। It contains a string of multiple domains for binding actin and other proteins such as vinculin, look at vinculin, ये भी जुड़ा है आपके talin protein से। One end of talin binds to specific site on the integrin beta subunit। अब अगर आप टैलिन की बाइंडिंग देखिए तो टैलिन इज नॉट एसोसिएटेड विद एन टर्मिनस सेगमेंट, क्योंकि इंटीग्रिन का सी टर्मिनस अंदर की तरफ है और एन टर्मिनस बाहर की तरफ है, सी साइटोसोलिक साइड पे और एन एक्स्ट्रा सेलर साइड पे। तो क्या कॉन्सेप्ट आपको दी गई कि वन एंड ऑफ टैलिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक साइट ऑफ इंटीग्रिन बीटा सबयूनिट साइटोप्लाज्मिक टेल, other regulatory protein such as kindin bind at another site of the tail। तो एक साइड पर आपका किंडिन जुड़ जाएगा और बीटा के दूसरे हिस्से पे कौन जुड़ जाएगा, इस डायग्राम को देखो, बीटा के एक हिस्से पे जुड़ गया टैलिन और बीटा के दूसरे हिस्से पे जुड़ गया किंडिन। क्लियर ना सभी को। अगला पार्ट देखो, मोस्ट इंटीग्रिन कनेक्ट टू एक्टिन फिलामेंट while those at hemidesmosome bind to intermediate filament। मेजॉरिटी जो इंटीग्रिन होंगे वो एक्टिन फिलामेंट को जोड़ेंगे, लेकिन अगर हम हेमिडेस्मोसोम की बात करें तो ये आईएफ से जुड़ा होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ठीक है, अब जनरली क्या होगा जब इससे कोई नहीं जुड़ा हुआ है, किससे, इंटीग्रिन से, ये इनएक्टिव स्टेट में है। Structural studies suggest that integrin exists in multiple structural conformation that reflect different state of activity। In their inactive state, the external segment of integrin dimers are folded together into compact structure। कुछ इस तरीके से इंटीग्रिन और इंटीग्रिन के अल्फा बीटा डोमेन जुड़े हुए हैं, और अगर ये खुद से इस तरीके से जुड़े हैं तो ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं जुड़ सकते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो ये फिर दूसरे को जोड़ेंगे इस तरीके से, अगर ये दोनों जुड़े हैं तो ये इनर्ट स्टेट में है। क्लियर। So in the inactive state, the external segment of integrin dimer are folded together into compact structure that cannot bind to matrix protein। In this state, cytoplasmic tails of dimers are also hooked together। इस कंडीशन में ये वाले टेल भी एक दूसरे से अटैच्ड है और ये वाले टेल भी इंटैंगल्ड है। अब देखो क्या हुआ, दो कंडीशंस आपको दी गई कि इनका जो इनएक्टिवेशन है वो इनके सेपरेशन से पॉसिबल है। ऑन द अदर हैंड इन द एक्टिव स्टेट, अगर हम एक्टिव स्टेट की बात करें, द टू इंटीग्रिन्स आर अनहुक्ड एट द मेम्ब्रेन टू एक्सपोज इंट्रासेलुलर बाइंडिंग साइट with the help of kindin and talin and with the help of adapter protein, and the external domain unfold and extend as like a pair of leg, जिससे कि ये हाई एफिनिटी से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के पोर्शन से जुड़ सके। लेकिन इन सब के लिए क्या होना चाहिए, इनएक्टिवेशन से एक्टिवेशन होना चाहिए, मतलब कॉन्फर्मेशनल चेंज होना चाहिए। ये बात समझ में आई सभी को, कॉन्फर्मेशनल चेंज होना चाहिए। ठीक है, इनएक्टिव स्टेट से प्रोटीन को एक्टिव स्टेट में चेंज होना चाहिए। एक्सटर्नल मैट्रिक्स बाइंडिंग प्रोटीन और इंटरनल बाइंडिंग प्रोटीन जो है दोनों आपस में कपल्ड है। समझो जरा सा, जैसे बाहर की डोमेन अगर बिहेवियर चेंज करेगी तो अंदर की डोमेन में भी चेंजेस आएंगे। देखो, द स्विच फ्रॉम इनएक्टिव टू एक्टिव स्टेट depends on the major conformational change that simultaneously exposes the external and internal ligand binding site at the ends of integrin molecule, and that is why external matrix binding and internal cytoskeletal linkages are coupled। कि बाहर की डोमेन अगर ओपन अप होगी तो इनर डोमेन भी होगी, और अगर आउटर डोमेन ओपन अप होगी तो इनर होगी, तो इनर पे भी चेंजेस होंगे और आउटर पे भी चेंजेस होंगे। आउटर पे चेंजेस का मतलब ईसीएम के कंपोनेंट का जुड़ना, अंदर चेंजेस का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ अडाप्टर प्रोटीन का जुड़ना और उनसे एक्टिन फिलामेंट का जुड़ना। ठीक है, अब ये जो स्विचिंग होगी इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट की, ये दो तरीके से होगी। एक आउटसाइड इन मैकेनिज्म आपको बताई गई है और एक इनसाइड आउट मैकेनिज्म बताई गई है। तो आउटसाइड इन मैकेनिज्म पहले समझते हैं कि बाहर चेंज से अंदर पार्ट पे चेंज हुआ, आउटर चेंज से इनर पार्ट में चेंज हुआ। क्लियर। देखो, इन सम केसेस activation occurs by outside in mechanism the binding of an external matrix protein that could be RGD। RGD किसके साथ था, फाइब्रोनेक्टिन के साथ था, अभी आपने पढ़ा था। can drive some integrin to switch from low affinity inactive to high affinity active state की आउटर साइड पे अगर फाइब्रोनेक्टिन जुड़ा
विद आरजीडी सीक्वेंस। तो इसने क्या करा, इससे कॉन्फर्मेशन चेंज किया। एज ए रिजल्ट बाइंडिंग साइट फॉर टैलिन एंड अदर साइटोप्लाज्मिक अडाप्टर प्रोटीन्स आर एक्सपोज्ड ऑन द टेल ऑफ बीटा चेन। जिससे क्या होगा, इंटीग्रिन विद द हेल्प ऑफ अडाप्टर प्रोटीन एक्टिन से जुड़ जाएगा। तो चेंज बाहर हुआ और वो अंदर की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो ये एक्टिवेशन क्या कहलाएगा, आउटसाइड इनएक्टिवेशन। आउटसाइड इनएक्टिवेशन, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक्टिवेशन बताया गया इनसाइड आउट एक्टिवेशन। इन सम केसेस इनसाइड आउट एक्टिवेशन इंटीग्रिन एक्टिवेशन प्रोसेस ऑपरेट्स। अब यहां पर क्या होगा, जरा सा इस डायग्राम को समझो। देखो वापस से आते हैं, इस डायग्राम से देखते हैं कि अगर आप इस डायग्राम पे ध्यान दो तो इसमें आपको दो कंडीशन दिखाई गई। दोनों डायग्राम पे फोकस करना। देखो ये आपको इनर्ट स्टेट दिखाई गई, इनएक्टिव स्टेट दिखाई गई। अल्फा बीटा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं फ्रॉम टेल टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस तरीके से। एन टर्मिनल भी जुड़ा और सी टर्मिनल भी जुड़ा हुआ है। अब इमेजिन करो अगर आप कि इस बीटा और इनर साइड पे बीटा से जुड़ना है, जो बाइंडिंग है एक्टिन की अडाप्टर की मदद से वो बीटा से जुड़ना है। अब अगर आप इमेजिन करो कि अंदर कोई ऐसा सिग्नल हो जो टैलिन को बीटा से जोड़ दे, जो टैलिन को बीटा से जोड़ दे। तो टैलिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बीटा से जुड़ने के लिए अल्फा से कंपीट करेगा। क्यों, या तो अल्फा बीटा जुड़ेंगे या तो टैलिन और बीटा जुड़ेगा। अगर अल्फा बीटा जुड़ेगा तो टैलिन नहीं जुड़ेगा, अगर टैलिन पहले जुड़ गया तो अल्फा बीटा नहीं जुड़ेगा। ये बात समझ में आई सभी को। सो टैलिन कैन कंपीट विद अल्फा फॉर बीटा बाइंडिंग। बीटा के साथ टैलिन जुड़ने के लिए अल्फा से कंपीट करने वाला है। जो आपको इनसाइड आउट एक्टिवेशन में बताया गया कि इट इज जनरली डिपेंड ऑन इंट्रासेलुलर रेगुलेटरी सिग्नल दैट स्टिमुलेट द एबिलिटी ऑफ टैलिन एंड अदर प्रोटीन टू इंटरैक्ट विद बीटा चेन ऑफ इंटीग्रिन। अब जब बीटा टैलिन से ऑक्युपाइड हो गया तो अल्फा नहीं मिलेगा इसको। अल्फा नहीं मिलेगा तो एक्टिव हो गया ना, अल्फा गायब तो एक्टिव हो गया। ये यही तो प्रॉब्लम थी। अल्फा बीटा अगर इंटैंगल्ड थे तो ये किसी और से इंटरैक्ट नहीं कर रहा था। So talin compete with integrin alpha chain for its binding site on the tail of beta chain. Thus, when talin binds to beta chain, it blocks intracellular alpha beta linkages, allowing the two legs of integrin molecule to spring apart, and thus inside activation is triggered by intracellular regulatory molecule like PIP2. ठीक है, इतनी बात समझ में आई सभी को। इनसाइड आउट एक्टिवेशन क्लियर है। चलो फिर एक क्वेश्चन और करो, ये इंटीग्रिन पे बेस्ड है, इसको भी ट्राई करो। यासिर, सिप्रा, फरहत, श्रुति, ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, ऑप्शन सी नॉट ट्रू पूछा गया है ना, तो सी ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन पढ़ोगे आप सेलेक्टिन के साथ में। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन जो है वो आप सेलेक्टिन के साथ में पढ़ोगे। हाँ, ये ईसीएम के डिफरेंट कंपोनेंट से जुड़ेगा, लेकिन स्पेसिफिक तरीके से कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू से नहीं जुड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। बाकी तो ठीक है, अल्फा बीटा से बना है, सी टर्मिनल टेल है, एन टर्मिनल टेल है, इंटीग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन लिंकर प्रोटीन है, इंट्रासेलुलर पोर्शन पे ये प्रोटीन को साइटोस्केलेटन से जोड़ता है। तो ये तो सारे स्टेटमेंट ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
चलो यहीं पे रोकेंगे। ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है दिसंबर 24 का, ये कैडहेरिन पे है, जो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल में, जिसमें आप सेलेक्टिन, कैडहेरिन और IGSF और इंटीग्रिन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना पार्ट रिवाइज करिएगा, जो छोटा सा मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट दिया है उसको भी बुक में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे आसान चैप्टर है सेल बायोलॉजी का, सबसे आसान। रीडिंग करके रखोगे, शॉर्ट नोट बना लोगे तो बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपकी बुक से सॉल्व होंगे, सारा सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। लेकिन रीडिंग आपको बहुत बार करनी पड़ेगी, वरना किंडिन, टैलिन, विनक्यूलिन ये सब भूल जाएंगी चीजें, क्योंकि अभी बहुत कम पढ़ा है आपने। बहुत सारे प्रोटीन अभी और आएंगे, प्लाकोग्लोबुलिन्स, प्लाकोफिलिन्स, है ना, डेस्मोग्लिन, डेस्मोकोलिन, कनेक्सिन, कनेक्सान, ऑक्लूडिन, क्लाउडिन, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलेंगे और सब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करना, कल बाकी पार्ट करेंगे, फिर से ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर टेक्निक वाली चीजें स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, गुड नाइट।